जय हिंद साथियों, मैं यशपाल सिंह सिसोदिया गुरुन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं सोशल स्टडी के अंदर इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। जैसा दोस्तों मैंने अगली क्लासों में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का लेसन पढ़ा दिया था, उसके अंदर जो टॉपिक अपन के छूट गए थे उन टॉपिकों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को आग्रह करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा गुरुन ऑनलाइन क्लास में जुड़ने का प्रयत्न करो। आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। आपकी समस्याएं, अपने डाउट जो भी हैं वो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। जो भी बच्चा अभी तक छूटा हुआ है जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आइए, जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कीजिए। काफी बच्चे आ चुके हैं और सभी का संतोषजनक जवाब आ रहा है, सभी को क्लास समझ में आ रही है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका महत्व मिले। चाहता हूं आ जाइए उसी चैप्टर के अंदर जहां से अपन ने टॉपिक चालू किया था। फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद में फ्रेडरिक सोर्यू का कल्पनादर्श यूटोपिया समझाया था। एंसेट रेनन का राष्ट्र क्या है उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट, इसके बाद मैंने फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव रहे थे, इसके क्या महत्व रहे थे, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद आपके सामने आता है राष्ट्र के क्या महत्व थे, एक राष्ट्र राज्य होता क्या है, तो उस राष्ट्र राज्य के बारे में अपन ने इस कंसेप्ट के अंदर सारे डाउट क्लियर किए थे। नेक्स्ट, इसके बाद उदारवाद क्या होता है, उदारवादी क्या होते थे, राष्ट्रवादी क्या होते थे, इन चीजों के बारे में भी अपन ने सलीके से हर एक पॉइंट को पढ़ा था। उदारवादियों के मायने बताए थे, उदारवादियों के महत्व बताए। नेक्स्ट, इसके बाद में अपन ने वोटरलू का युद्ध पढ़ा था। दोस्तों मैंने आपको वोटरलू का युद्ध बताया, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय के बारे में मैंने आपको उसके सारे इफेक्ट बताए थे। जितना हो सकता है हमने इस चैप्टर के सारे पॉइंट लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स लिए हैं जी। नेक्स्ट, इसके बाद हमने रूमानीवाद पढ़ा था, रूमानीवाद राष्ट्रवाद। यहां पर अपन ने पादरी के बारे में, जर्मन पादरी था जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था और उन्होंने बताया था कि वास्तव में सच्चे मायने में रूमानीवाद क्या होता है, सच्चे मायने में एक राष्ट्रवादी के मन में क्या भाव होते हैं। तो इन चीजों के बारे में भी अपन ने योहान गॉटफ्रीड के बारे में पढ़ लिया था जी। इसके बाद में 1830 के दशक में यूरोप ही नहीं पूरे विश्व के अंदर किन किन समस्याओं का समाधान करने के लिए, कौन कौन सी समस्याएं हुई थी, बाद में उनका समाधान हुआ, लेकिन उससे लोगों के मन में राष्ट्रवादी भाव हुए, क्रांतिकारी उठापटक हुई, जो चेंजेज आए, जो परिवर्तन आए, तो वो इसी दौर के बाद आए थे। तो 1830 के दशक में कठिनाइयां, समस्याएं हमने पढ़ी। इसके बाद दोस्तों जो चैप्टर हमने जहां तक पढ़ लिया था, फर्स्ट पॉइंट जूसेपे मैत्सिनी, जी हां, जूसेपे मैत्सिनी तक हमने पढ़ लिया था और आज अपन जूसेपे मैत्सिनी को थोड़ा सा पढ़ के और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जय हिंद साथियों। जूसेपे मैत्सिनी, जूसेपे मैत्सिनी 1807 के अंदर जिनका जन्म हुआ था जेनोवा के अंदर। जूसेपे मैत्सिनी एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति जिसने कार्बोनारी नाम के गुप्त संगठन में हिस्सा लिया था। जूसेपे मैत्सिनी जिसने लिंगुरिया की क्रांति लड़ी थी, 24 वर्ष की आयु में, मात्र 24 वर्ष की आयु में, युवा अवस्था में इन्होंने कार्बोनारी संगठन के माध्यम से, गुप्त संगठन के माध्यम से लिंगुरिया की क्रांति में हिस्सा लिया। लिंगुरिया की क्रांति के अंदर अति उत्साह के कारण इनको गुप्त संगठन से बाहर कर दिया गया, लेकिन कहते हैं ना क्रांतिकारी कभी रुकने का नाम नहीं लेते हैं। इन्होंने खुद के 2 गुप्त संगठन बना लिए 1831 और 34 के अंदर, सॉरी 1831 और 1834 के अंदर मैत्सिनी ने 2 भूमिगत संगठन बनाए। फर्स्ट यंग इटली और सेकंड यंग यूरोप। यंग इटली संगठन का निर्माण मार्सेई के अंदर किया गया था और यंग यूरोप का गठन जो है वो बर्न के अंदर किया गया था। और मैत्सिनी का मानना था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है, यानी राष्ट्र रहेगा तब मनुष्य रहेगा। तो ये चीजें अपन ने मैत्सिनी के बारे में पढ़ ली थी। एक वाक्य और कहा था, ये क्वेश्चन आप कंफर्म कर लेना। एक और वाक्य कहा गया था, आपको पता होगा ऑस्ट्रिया के एक सेनापति रहे थे, उन सेनापति ने ये बात कही थी। इन्होंने कहा था कि मैत्सिनी जो है वो सामाजिक व्यवस्थाओं का शत्रु है, यानी इस प्रकार की बात कहने
के लिए मेस्सिनी को जवाबदार बनाया गया। मेस्सिनी को यह बताने की कोशिश की गई कि यह सामाजिक व्यवस्थाओं का शत्रु है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया के चांसलर ने, ड्यूक मेटरनिक ने मेस्सिनी को सामाजिक व्यवस्था का शत्रु यानी खतरनाक दुश्मन बता दिया। तो मेस्सिनी के बारे में ये बातें अपन को रेडी करनी है। इसके अलावा आपको ये भी बात याद रखनी है कि अपन जब इटली का एकीकरण पढ़ते हैं तो इटली के एकीकरण के अंदर दोस्तों, भाइयों, बहनों, इसके अंदर अपन को कुछ पॉइंट जो है वो हर एक टॉपिक के अंदर ले लेना है। जैसे अपन ने मेस्सिनी के बारे में जो पढ़ा, तो इसकी लाइनें जब अपन शुरुआत से नोट्स बनाते हैं, जब पॉइंट बनाते हैं, ध्यान रखना बोर्ड के अंदर जितने पॉइंट लिखे जाएंगे उतने ही नंबर अधिक आएंगे। तो पॉइंटों के आधार पर लिखना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मानना है बोर्ड के अंदर आपको पॉइंटों से ही उत्तर देना है। तो मेस्सिनी का जब पॉइंट शुरू करते हैं तो पहले तो उसका जीवन परिचय बता दीजिए, फिर बाद में अपन को यह बताना है कि इटली उस समय 7 राज्यों में बटा हुआ था। जी हां, इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में। उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली, मध्य इटली, सार्डिनिया, पिडमांट, सिसिली, नेपल्स। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इटली 7 राज्यों में बटी हुई थी। और इटली के ऊपर उस समय जो बाहरी आक्रांत रहे थे उसमें से ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, प्रसा है, ये लगातार इटली पर अपना अधिकार करना चाहते थे। और इसी वजह से मेस्सिनी ने मिलकर गैरिबोल्डी और काबूर के साथ मिलकर छक्के छुड़ाए थे, अपने देश से उन दुश्मनों को बाहर किया था। आखिरकार 1861 के अंदर मेस्सिनी, गैरिबोल्डी और काबूर के प्रयासों से विक्टर इमैनुएल द्वितीय को इटली का सम्राट घोषित किया गया। सार्डिनिया, पिडमांट के सम्राट थे इमैनुएल द्वितीय, लेकिन विक्टर इमैनुएल द्वितीय को फिर बाद में पूरे इटली का यानी 7 राज्य जो अलग अलग थे उनको एक कर दिया गया। उन 7 राज्यों का एक सम्राट बनाया गया, वो था विक्टर इमैनुएल द्वितीय। 1870 के अंदर इमैनुएल द्वितीय को ताज पहना दिया गया। आधिकारिक रूप से, संवैधानिक रूप से, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इमैनुएल द्वितीय इटली का सम्राट बन गया, किंग बन गया। और यहीं से इटली का एकीकरण समाप्त हुआ। इटली की राजधानी रोम तय की गई। तो दोस्तों यह तो था जूसेप्पे मेस्सिनी। अब अपन चलते हैं जूसेप्पे गैरिबोल्डी। जूसेप्पे गैरिबोल्डी 1807 के अंदर इनका जन्म, निस शहर के अंदर इनका जन्म। गैरिबोल्डी एक क्रांतिकारी थे, इसमें तो नो डाउट कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है। आप सभी को पता है गैरिबोल्डी ने समाज के अंदर सामाजिक क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखी थी। गैरिबोल्डी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने असमानता और स्वतंत्रता के विरुद्ध जो भी व्यक्ति रहे थे उनके खिलाफ क्रांतियां लड़ी थी। मैंने आपको बताया था जूसेप्पे गैरिबोल्डी जिन्होंने मेस्सिनी के यंग इटली की सदस्यता ली थी 1833 के अंदर। मेस्सिनी के साथ में मिलकर इन्होंने क्रांतियां लड़ी थी। जूसेप्पे गैरिबोल्डी एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी रहे थे जिन्होंने यंग इटली के बाद में अपना स्वयं का एक संगठन बनाया था जिसका नाम था लाल कुर्ता दल, या कहें तो रेड शर्ट दल। लाल कुर्ता दल के माध्यम से इन्होंने न केवल इटली के क्षेत्र में, इटली के बाहर भी अनेक लोगों को अपने इस संगठन के अंदर जोड़ लिया। गैरिबोल्डी के लाल कुर्ता दल में, रेड शर्ट दल के अंदर 30,000 से अधिक क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। और इटली के अंदर जो विरोधी दल, जो विरोधी देश, जो साम्राज्यवादी देश, जो तानाशाही निरंकुश देश लगातार इटली के ऊपर अधिकार करना चाहते थे, उनके छक्के छुड़ाए गैरिबोल्डी ने, जिसमें प्रमुख रूप से भूमिका में रहा था ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इंग्लैंड, प्रसा। इन सारे देशों को गैरिबोल्डी ने अपने देश से बाहर किया था। गैरिबोल्डी स्वतंत्रता, समानता, गणतंत्र के विचारों से सहमत था और इनका मानना था कि इटली के अंदर गणतंत्र स्थापित हो, जनता के द्वारा शासक चुना जाए, सभी लोगों को उनका अधिकार मिले, सब व्यक्तियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो एक क्रांतिकारी, एक राष्ट्रभक्त, एक देशभक्त, यूं कहें कि एक सच्चा राष्ट्र सेवक जो होता है वो रहे थे गैरिबोल्डी और जूसेप्पे मेस्सिनी। इसके अलावा तीसरा नंबर अपना पॉइंट आता है जिसका नाम है काबूर, काउंट कैमिलो दे काबूर। ध्यान रखना बेटा, इसका जो पूरा नाम है, काबूर का पूरा नाम है काउंट
कैमिलो द काबूर। ये नाम थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, इतना बड़ा नाम आपको लगेगा कि इतना बड़ा कोई नाम थोड़ा ना होता है, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप केवल काबूल नाम ही इसमें लिख देवें, काफी है। काबूल एक क्रांतिकारी नहीं था, नोटिस करना इस बात को, काबूल एक क्रांतिकारी नहीं था, काबूल एक प्रमुख मंत्री था। काबूल ने इटली के अंदर घटनाओं को रोकने के लिए, इटली के अंदर जो सार्डिनिया पिडमांट राज्य रहे थे, विक्टर इमैनुएल द्वितीय जहां का सम्राट रहा था, उनकी सहायता के रूप में एक प्रमुख मंत्री की भूमिका में रहे थे काबूल। काबूल यह कह सकते हैं कि वो सार्डिनिया पिडमांट के मंत्री हैं, एक सेनापति की भूमिका में। और काबूल एक चतुर, दूरदर्शी और एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति रहे थे। इन्होंने राजनीति में वो स्थान हासिल किया हुआ था जो किसी ने नहीं किया था। काबूल का मानना था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस प्रकार की रणनीति काबूल ने की थी। काबूल युद्ध के माध्यम से ही इटली के एकीकरण उसके पक्ष में नहीं थे। काबूल का मानना था युद्ध के बिना भी कुछ तर्कों के माध्यम से, दूरदर्शी आयामों के माध्यम से, कूटनीतिज्ञता के माध्यम से, राजनीतिज्ञता के माध्यम से भी इटली का एकीकरण किया जा सकता है। तो काबूल के पॉइंट के अंदर अपन को लिखना है कि काबूल जो है वो सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री था। विक्टर इमैनुएल द्वितीय का सबसे विश्वास पात्र सेनापति ये रहा था। काबूल एक दूरदर्शी, कूटनीतिज्ञ और दार्शनिक रहा था। ये मंत्री था, क्रांतिकारी नहीं था। इसे राजनीति के बारे में चप्पे चप्पे की खबर थी। इटली के एकीकरण में इटली के 7 राज्यों को जोड़ने में काबूल अति महत्वपूर्ण रहा था। इटली के 7 राज्य कौन कौन से थे? उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली, मध्य इटली, सिसिली, नेपल्स, सार्डिनिया, पिडमांट। ये नाम आपको रटने पड़ेंगे, ये नाम आपको तय करने पड़ेंगे। चलो मैं मानता हूं आपको सार्डिनिया, पिडमांट नाम याद रह जाएगा, आपको उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली, मध्य इटली याद रह जाएगा। आप सिसिली और नेपल्स को अगर नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको एग्जाम के अंदर जो पॉइंट लिखते हो उसके अंदर 3 से 4 नाम जो है वो आने चाहिए। चलो आगे चलते हैं। काबूल ने फ्रांस को पराजित किया, ऑस्ट्रिया को पराजित किया, काबूल ने प्रसा को पराजित किया, काबूल ने इंग्लैंड को पराजित किया। कुल मिलाकर काबूल ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े और उसमें उन्होंने विजय हासिल की थी। तो कुल मिलाकर मैं आपको यह बता दूं, इटली के एकीकरण के अंदर काबूल का योगदान महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक सब्जेक्ट के, एक विषय, एक क्लास के अंदर 6 सब्जेक्ट हैं आपके 10th के अंदर, इन 6 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है, वैसे ही इटली के एकीकरण के अंदर भी इन सभी का योगदान है। किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर हम ये नहीं कह सकते कि इसका एकीकरण केवल एक व्यक्ति ने करवा दिया था। प्रत्येक व्यक्ति का इसमें अपनी योगदान रहा था, अपनी भागीदारी रही थी। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी जुड़िए इसके अंदर। खूब सारे बच्चे आ चुके हैं और बहुत ही बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी जुड़िए और आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इन कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। दोस्तों हम वापस उसी तरफ चलते हैं। विक्टर इमैनुएल द्वितीय, आपके सामने विक्टर इमैनुएल द्वितीय, सार्डिनिया पिडमांट, क्या नाम था? सार्डिनिया पिडमांट। सार्डिनिया पिडमांट सार्डिनिया पिडमांट इन 2 क्षेत्रों से मिलकर एक राज्य बनाया गया था और इस क्षेत्र के अंदर जो राजा रहे थे वो रहे थे विक्टर इमैनुएल द्वितीय।
तो विक्टर इम्मानुएल द्वितीय ने सार्डिनिया पिडमांट के सम्राट की भूमिका में रहे थे। ये जनता के बहुत प्यारे राजा रहे थे, बहुत ही अच्छे शासक रहे थे, जनता के सबसे हितैषी शासक रहे थे। सम्राट जनता के लिए सबसे लोकप्रिय रहे थे क्योंकि इन्होंने जन कल्याणकारी कार्य किए थे। लेकिन सार्डिनिया पिडमांट के अलावा भी अन्य राज्य भी सार्डिनिया पिडमांट के सम्राट को पूरे इटली का सम्राट बनाना चाहते थे और इसीलिए विक्टर इम्मानुएल द्वितीय को सम्राट बनाना तय किया गया। इसका भी जब अपन पॉइंट लिखेंगे तो पहले यही लिखेंगे, इटली 7 राज्यों में बटे हुए थे। सातों के सातों राज्यों के नाम कौन कौन से हैं आप बताइए। उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली, मध्य इटली, सार्डिनिया, पिडमांट, सिसिली और नेपल्स। इन 7 राज्यों को अपन कह सकते हैं कि इटली के अंदर एक करने में मैत्सिनी का, गेरिबोल्डी का, काउंट कैमिलो दे काबूर का और विक्टर इम्मानुएल द्वितीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर बाद में हम कहेंगे कि विक्टर इम्मानुएल द्वितीय के नेतृत्व में काबूर के साथ मिलकर इन्होंने दूरदर्शी योजनाएं रखी। इन्होंने फ्रांस को पराजित किया, ऑस्ट्रिया को पराजित किया, इन्होंने ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को पराजित किया, इन्होंने प्रसा के साथ में भी अनेक युद्ध लड़े। कुल मिलाकर इन सभी युद्धों के अंदर विजय हासिल करके 1861 के अंदर, कब 1861 के अंदर तो इन्हें सम्राट जो है वो स्वीकार कर लिया गया। इनकी सम्राट की जो राजपद जो नीति है, जो स्थान है वो क्लियर हो गया। इनको सम्राट के रूप में स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन 1870 में जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, वो 1870 में बनकर तैयार हुआ। 1870 के अंदर ही इनको आधिकारिक रूप पर मतलब संवैधानिक तौर पर इनको सम्राट जो है वो घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। मैं मानता हूं कि आप सभी को इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से समझ में आया। आपके सामने है इटली के एकीकरण की डेट 1859 से लेकर 1870 के बीच का इटली का एकीकरण है। इटली के एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नया क्वेश्चन, एक नया रोचक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ चुका है, जर्मनी का एकीकरण। बेटा एक बात ध्यान रखना आप, जैसे इटली के एकीकरण के अंदर अपन ने 1859 से 1870 का काल माना, तो जर्मनी के एकीकरण के अंदर थोड़ा सा कालक्रम चेंज होने वाला है। 1866 से लेकर 1871 के काल के बीच में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण का डेट आपको पता होना चाहिए। यह डेट है जर्मनी का एकीकरण 1866 से लेकर 1871 के बीच। जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य मुख्य घटनाएं रही थी, जोल वेराइन शुल्क संघ, फ्रैंकफर्ट संसद, ऑटो वन बिस्मार्क का योगदान और विलियम प्रथम, ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मैं चाहता हूं इन सारे के सारे टॉपिक के ऊपर आपको पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ लिखने की आपके अंदर टेक्निक होनी चाहिए। और वो टेक्निक के लिए ही ये क्लासें लगाई जा रही है। गुरुन ऑनलाइन क्लास का मूल मोटो यह है, उसका मूल उद्देश्य यह है कि सर्वांगीण विकास हो, सबका विकास हो। हम ये नहीं चाहते कि केवल एक स्कूल, एक संस्था को ही इसका फायदा मिले। हमारा मूल उद्देश्य है हर व्यक्ति को, हर बच्चे को घटनाएं समझ में आए। चलते हैं जोल वेराइन शुल्क संघ। बेटा पहले आप इन शब्दों को रट लो। 4 नाम लिख दिए, इन चारों नामों को आप बार बार रिपीट कीजिए। आपको बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और मीडियम टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर और 3 नंबर 2 क्वेश्चन आएंगे आपके इस लेसन से। 5 नंबर का ये लेसन है, तो आपको ये छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और बड़े रूप में भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 40 से 60 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना होता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 100 शब्दों के अंदर उत्तर देना है, एक प्रश्न में उत्तर देना है। जितना हो सके पॉइंटों में उत्तर देना सीखिए, इसी में अपना फायदा है। मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं जी। देखिए जोल वेराइन शुल्क संघ। बेटा
प्रसा नाम का एक राज्य रहा था। पहले तो मैं आपको बता दूंगा, प्रसा जर्मनी का ही एक राज्य है। जैसे इटली 7 राज्यों में बटी हुई थी, वैसे जर्मनी जो है वो 39 राज्यों के रूप में बटी हुई थी। कितने? 39 राज्यों में। उसमें से एक भाग रहा था प्रशा। तो प्रशा की पहल पर 1834 के अंदर, याद रखना बेटा ये घटना, प्रशा की पहल पर 1834 के अंदर जोल वेरेन शुल्क संघ की स्थापना की गई। ये जोल वेरेन शुल्क संघ है क्या? कुछ तो आपको यहां से ढूंढ लेना चाहिए उत्तर जो अपन बोल रहे हैं। जोल वेरेन तो नाम है, शुल्क संघ यानी टैक्स लेने का माध्यम, कैसे उनसे मनी जो है वो कलेक्ट की जाए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रशा की पहल पर 1834 के अंदर जर्मनी का ही एक राज्य है प्रशा, जहां पर एक शुल्क संघ बनाया गया जिसका मूल उद्देश्य था कि व्यापार के अंदर आने वाले अवरोधों को समाप्त किया जाए, व्यापार में आने वाली समस्याओं को समाप्त किया जाए, व्यापार को तेज गति कैसे मिले उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जाए, ज्यादा से ज्यादा रेलवे लाइनें बिछाई जाए, जिससे कि हर व्यक्ति को वस्तु और सामग्रियों का आदान प्रदान, आयात निर्यात, आवागमन हो सके। इसके लिए इन्होंने सड़कों और रेल लाइनों का जाल बिछा दिया। जोल वेरेन शुल्क संघ के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा मिला, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, उद्योगों के क्षेत्र में रेवोल्यूशन आ गया, क्रांति सी आ गई। चारों तरफ फैक्ट्रियां, कल कारखाने नजर आ रहे थे, परिवहन का क्षेत्र व्यापक हो गया, जगह जगह पर बाजार स्थापित होने लग गए। उस समय जर्मनी के अंदर कहें तो उस समय प्रशा के अंदर मुद्रा की संख्या 30 के लगभग थी। मुद्रा की संख्या कितनी थी? 30। उसे घटाकर कर दिया गया मात्र 2। मुद्रा की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी गई। जोल वेरेन शुल्क संघ के माध्यम से आम जनजीवन को रोजगार मिला, हर व्यक्ति को अपनी योग्यताओं के अनुसार काम मिलने लग गया। जोल वेरेन शुल्क संघ के माध्यम से प्रशा के ही नहीं बाकी आसपास के सभी क्षेत्रों के अंदर वस्तु और सामग्रियों का आदान प्रदान बढ़ गया। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में अगर कोई घटना इंपॉर्टेंट है तो वो है जोल वेरेन शुल्क संघ। आपको ये पता होना चाहिए, जोल वेरेन शुल्क संघ प्रशा की पहल पर 1834 में 30 मुद्राएं थी जिसकी संख्या 2 कर दी गई। यहां पर 39 राज्य थे। प्रशा क्षेत्र वो था जहां पर व्यापार को बढ़ाना था। व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने रेलवे लाइनों का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, और इसी वजह से यहां पर रोजगार बढ़ा, औद्योगिकरण बढ़ा, व्यापार बढ़ा, और इसी वजह से यहां पर विकास होने लग गया। जब चारों तरफ डेवलपमेंट हुआ, जब प्रशा पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने लग गया, चारों तरफ प्रशा की सूचनाएं मिल रही थी, प्रगति की चारों तरफ समाचार फैल रहे थे। इन घटनाओं को देखते हुए लोगों के मन में आया, काश जर्मनी का एकीकरण कर दिया जाए, प्रशा की तरह इन 39 राज्यों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो मैं समझता हूं दोस्तों आपको यह टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। कोशिश करता हूं सरल से सरल आपको इन क्वेश्चन का आंसर बताऊं, सरल से सरल नोट्स के रूप में समझाऊं। आगे चलते हैं। आपके सामने सेकंड टॉपिक पॉइंट आया हुआ है, वो है फ्रैंकफर्ट संसद। बेटा एक पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि फ्रैंकफर्ट एक संसद भी है और फ्रैंकफर्ट एक शहर भी है। जर्मनी का ही एक शहर है जिसका नाम फ्रैंकफर्ट था। तो फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर हुआ क्या था, यहां की जनता अति उत्साहित थी, क्रांतिकारी भावनाओं से ओतप्रोत थी, लोगों के मन में गणतंत्र के विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि विश्व भर के अंदर मांग थी गणतंत्र की। लोग चुनाव की तरफ जाना चाहते थे, चारों तरफ लोकतंत्र और गणतंत्र की हवा थी, और इस वजह से उनके मन में यह भाव आया
कि क्यों ना हमारे देश के अंदर भी ऐसा हो, हमारे क्षेत्र के अंदर भी ऐसा हो। फ्रैंकफर्ट शहर के क्षेत्र में कहते हैं 18 मई 1848 को, याद रखना ये घटना, 18 मई 1848 को 831 सदस्य विजय हासिल करके आए चुनाव के अंदर। जी हां, इनको चुना गया एक लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक प्रणाली के माध्यम से चुना गया। और जब ये जीत गए तो इन्होंने एक भव्य जुलूस का आयोजन किया गया। चारों तरफ नारे लग रहे हैं। आप एक बार यकीन मानिए, जैसे कोई व्यक्ति जीत जाता है चुनाव के अंदर, जब खुशियां मनाई जाती है, आप मानिए 831 सदस्य, जी हां, कितने, 831 सदस्य जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट लिया था और इसमें इन्होंने विजय हासिल की थी। तो इन सभी व्यक्तियों ने एक भव्य जुलूस निकाला फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर। घटना याद रखो, कब की घटना है, 18 मई 1848। कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 831 सदस्यों ने। इसके अंदर सभी लोग पूर्ण पुरजोर प्रचार कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, चारों तरफ नारे लग रहे थे, चारों तरफ लोगों के मन में गणतंत्र के विचार उत्पन्न हो रहे थे। अब सब लोग सोचने लगे थे कि कुछ परिवर्तन होगा, अब चारों तरफ कुछ ना कुछ सुधार होगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, सबको न्याय मिलेगा, सबको योग्यता के आधार पर काम मिलेगा, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और इसी के आधार पर सभी लोग जो है ढूंढने लगे कि भाई अब कहां पर संसद का गठन किया जाए। इन 831 सदस्यों ने एक संसद का स्थान चुना। फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर ही एक चर्च ढूंढा गया। चर्च का नाम था सेंट पॉल चर्च। क्या नाम था, सेंट पॉल चर्च। सेंट माने जो पादरी होते हैं, पॉल उनका नाम है, और चर्च जो गिरजाघर होता है। तो सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर ही था। और वहां एक बड़ा सभागार है। जैसे अगर अपन कहीं पर जाते हैं तो वहां पर 831 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जैसे एक संसद होती है ना, तो संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर जब लोग वहां सारे प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं तो वो बैठते हैं और वहीं से ही वो सारे विषय, सारे बिल जो है वो पास किए जाते हैं। किस कानून को लागू करना है, किसको निरस्त करना है, वो सारे के सारे बेंचों पर बैठ रहते हैं। आप सबने देखा होगा, चारों तरफ गोल बेंचें होती है और वहीं से ही प्रस्ताव पारित होते हैं, वहीं से ही कानून बनकर तैयार होते हैं जो हमारे पूरे देश या राज्य के अंदर लागू हो जाते हैं। तो कुल मिला के सेंट पॉल चर्च नाम का एक स्थान ढूंढा और वहां पर 831 सदस्य सभी के सभी जाके अपने अपनी बेंचों के ऊपर बैठ जाते हैं। इसके बाद में सभी वहां पर बैठ गए और बातें करने लगे कि अब कौन सम्राट बनाया जाए, किसको चुना जाए जो सम्राट बने, कौन है जो जनता की आवश्यकता की पूर्ति करेगा, कौन है जो गणतंत्र को मजबूत करेगा, कौन है जो लोगों को रोजगार दे पाएगा, कौन है जो व्यक्ति समाज में स्वतंत्रता और समानता, न्याय, बंधुत्व, इन चीजों को आगे बढ़ावा दे पाएगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कला, विज्ञान, साहित्य, हर क्षेत्र को आगे बढ़ा पाएगा। शिक्षा, चिकित्सा, संचार, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, बीमा, बैंकिंग, हर सेक्टर में सुधार कौन कर पाएगा। तब कुछ हुजूम में से ही एक व्यक्ति विशेष ने बोला कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, नाम याद रखना आप, क्या नाम है, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, नाम आया फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। अगर आपको याद नहीं रहता है, आप केवल फ्रेडरिक याद रख लो, फ्रेडरिक चतुर्थ। अब फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की आवाज दी कि भाई उठिए फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, सम्राट, ताजपोशी करेंगे, आपका राज तिलक किया जाएगा, आज से आप सम्राट रहेंगे, जनता की आंखों के तारे रहेंगे आप।
तो जब इनकी मांगी तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ खड़े हुए और उन्होंने कहा, मैं सम्राट नहीं बनना चाहता। चारों तरफ सुनसान, सभी प्रतिनिधि भय के हालात में। उन्होंने कहा, यार इतने अच्छे से चुनाव हुआ, जनता ने चुना और हम चाहते हैं कि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ सम्राट बने, लेकिन सम्राट बनना ही नहीं चाहते फ्रेडरिक ने तो मना कर दिया। लोगों ने कहा, ये तो गलत बात है, आपके ऊपर हमें विश्वास है, हमने आपको चुना है। हाँ, बहुत सारे सदस्य जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब उन्होंने कहा कि हमें तो आप पर विश्वास है, आप क्यों नहीं बनना चाहते हो सम्राट? तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने कहा कि मुझे लोकतंत्र और गणतंत्र में विश्वास नहीं। उन्होंने कहा, मैं लोकतंत्र गणतंत्र की प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं करता, मैं चुनाव में विश्वास नहीं करता, मैं तानाशाही की गतिविधियों के अंतर्गत अगर मैं न्याय लूंगा, कोई फैसला लूंगा, तो लोग मेरा विरोध करेंगे। मैं राजतंत्र के पक्ष में हूं। सुनना, उन्होंने गणतंत्र को नकार दिया। उन्होंने कहा, मैं गणतंत्र में विश्वास नहीं करता, मैं तो राजतंत्र में विश्वास करता हूं। राजतंत्र का मतलब क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी शासन, यानी कि वंशानुगत शासन। तो इस प्रकार से विलियम प्रथम यहां पर थे, लेकिन उन्होंने यहां पर देखा कि भाई फ्रैंकफर्ट संसद के अंतर्गत सभी लोगों ने इनको नकार दिया, सब लोग नाराज हो गए और विलियम प्रथम भी उस संसद के अंदर थे और इसी के साथ ही यह संसद वहीं पर भंग कर दी गई, क्योंकि लोगों के मन में हताशा हाथ लगी। इतने मुश्किलों से तो चुनाव हुआ, इतने मुश्किलों से तो लोग चुनकर आए, लोगों के मन में आशाएं थी, उम्मीदें थी कि देश के अंदर कुछ बदलाव होगा, कुछ चेंजेज आ जाएगा, परिवर्तन होने वाला है, चारों तरफ परिवर्तन की आंधी आने वाली, तूफान आने वाला। लेकिन जो सोचा था उसका विपरीत हुआ, उल्टा हुआ, और ऐसे में कहते हैं फ्रैंकफर्ट संसद जो है वो भंग कर दी गई। सभी लोग फिर से अपनी घरों की तरफ निकल गए, फिर से संसद सुनसान हो गई। और इस घटना को याद करते हुए भी लोगों के मन में जर्मनी के एकीकरण की भावनाएं जाग उठी। दोस्तों, मैं मानता हूं आपको यह घटना भी समझ में आ गई हो। शॉर्ट ट्रिक में बताऊं आपको, 18 मई 1848 को 831 सदस्यों ने विजय जुलूस निकाला, चुनाव में जीत हासिल की और फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर जुलूस निकाला भव्य रूप में, और सभी लोग पहुंच गए सेंट पॉल चर्च के अंदर। 831 सदस्य सभी बैठते हैं, विचार होता है सम्राट कौन बनेगा। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का नाम आता है। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ लोकतंत्र गणतंत्र प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते, उन्होंने कहा मैं राजतंत्र में विश्वास करता हूं। आखिरकार संसद के सभी प्रतिनिधि उनका विरुद्ध हताश होकर उन्होंने संसद को भंग कर दिया। और इस घटना को देखते हुए लोगों के मन में आया कि यार, एक बार एक घटना हुई थी, क्यों ना फिर से संसद बनाए, क्यों ना फिर से गणतंत्रात्मक प्रणाली के तहत शासन को शुरुआत करें। तो इस घटना के कारण भी जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आशा करता हूं आपको यह टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो वॉन बिस्मार्क। बेटा, आप लोगों को ओटो वॉन बिस्मार्क के बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे इटली का एकीकरण हुआ ना, तो इटली के एकीकरण के अंदर जो काउंट कैमिलो द काबूर थे ना, ठीक उसी तरह यहां पर जर्मनी के एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क का योगदान रहेगा। ओटो वॉन बिस्मार्क भी प्रशा के एक प्रमुख मंत्री रहे थे, सेनापति रहे हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार है, या यूं कहें कि जर्मनी के अंदर जो प्रमुख राज्य रहा था वो प्रशा रहा था, और प्रशा के जो सम्राट थे वो विलियम प्रथम रहे थे। और विलियम प्रथम के सबसे योग्य, दूरदर्शी, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, विषय के ज्ञाता, सेनापति का दायित्व निभाने वाले एकमात्र व्यक्ति था, चतुर कूटनीतिज्ञ, ऑटो वॉन बिस्मार्क, एकमात्र, वन एंड वन ओनली। तो अपन ये कह सकते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क जो जर्मनी के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। वापस वही जर्मनी 39 राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी के अंदर
ऑटो वन बिस्मार्क प्रधानमंत्री के दावेदार, सेनापति। जर्मनी के अंदर विलियम प्रथम सम्राट थे प्रसा के, और प्रसा के सम्राट विलियम प्रथम के सबसे योग्य कूटनीतिज्ञ दार्शनिक जो है वो बिस्मार्क रहे थे। बिस्मार्क का पूरा नाम ओटो वॉन बिस्मार्क था। ओटो वॉन बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क पूरा नाम है, आप बिस्मार्क ही लिख सकते हो। बिस्मार्क ने जर्मनी के शत्रुओं, जर्मनी के शत्रु कौन कौन से हैं? जर्मनी के शत्रु हैं ऑस्ट्रिया, याद रखना बेटा, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, हंगरी, इसके अलावा अपन कह सकते हैं फ्रांस। ये लोग लगातार उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, लगातार अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, और इस वजह से बिस्मार्क ने इन सब से युद्ध लड़े, इन सबको पराजित किया, और आखिरकार हम कह सकते हैं ऑटोमन बिस्मार्क ने अपने जीवन में 7 वर्षों तक कठोर तपस्या की, युद्धों में विजय हासिल की। इन्होंने हर किसी दुश्मन को चुनौतीपूर्ण लिया और उसको हरा दिया, पराजित कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया। जर्मनी का राज्य प्रशा सबसे शक्तिशाली राज्य था। प्रशा के राजा विलियम प्रथम और उसके राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, उसके सबसे सूरवीर योद्धा थे बिस्मार्क। बिस्मार्क ने राज्य के अंदर इतनी शक्ति उत्पन्न कर दी, इन्होंने थल सेना और जल सेना को इतनी मजबूती दे दी, इन्होंने नौकाओं का बेड़ा तैयार कर दिया, और इन बेड़ाओं के माध्यम से उन्होंने इन सब के दुश्मनों के छक्के उड़ा दिए। ऑटो वन बिस्मार्क ने एक सिद्धांत रचा था, मैं चाहता हूं आप उस सिद्धांत को इस कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, जल्दी से लिखो। ऑटो वन बिस्मार्क ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था लौह रक्त नीति। क्या नाम रहा? लौह रक्त नीति। लौह रक्त नीति देने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री सेनापति रहे थे जिसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। लौह रक्त नीति। बेटा लौह रक्त नीति का मतलब यहां यह हुआ कि लोहे से बनती है तलवारें, रक्त जो है राष्ट्र के लिए आहुति होती है, और नीतियां कुछ ऐसी बनानी पड़ती है। देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, देश को एक करना है, दुश्मनों से जंग लड़नी है, तो हमें लौह रक्त नीति अपनानी होगी, क्योंकि देश शहादत मांगता है, देश कुर्बानी मांगता है, और कुर्बानी देने के लिए कुछ योद्धाओं को, कुछ वीरों को, कुछ मातृभूमि के सपूतों को आगे आना ही होता है। बिस्मार्क ने ऐसा ही किया, लौह रक्त नीति अपनाई और आसपास के सभी राज्यों को पराजित किया। आखिरकार 18 जनवरी 1871 को जर्मनी के अंदर विलियम प्रथम को शीश महल के अंदर ताज पहना दिया गया, और यहीं पर जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। याद रखना बेटा ये तारीख, 18 जनवरी 1871 को शीश महल के अंदर, शीश महल, शीतकाल का समय था उस समय, चारों तरफ सर्दी सर्दी, चारों तरफ कड़ाके की ठंड, चारों तरफ शीत लहर चल रही थी, और उसी समय प्रसा के सम्राट को जर्मनी का सम्राट बना दिया गया। 18 मई 1871 शीश महल के अंदर। लास्ट टॉपिक अपने पास में है विलियम प्रथम। बेटा जैसा कि मैंने आपको अभी तक जितने भी बताए हैं उन सभी टॉपिकों के अंदर सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। आशा करता हूं, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोगों को मेरी हर एक बात समझ में आ रही है।
और आप जैसे देशभक्तों के होते हुए मुझे किस बात की टेंशन है? आप सबको ये तो नो डाउट पता है, आप जैसे राष्ट्रभक्त, देशभक्त, आप जैसे होनहार, गुणी, विद्वान, आदर्श, नैतिक, चरित्रवान बच्चे, ईश्वरीय वरदान, ईश्वरीय स्वरूप, आप लोगों को तो हर चीज समझ में आती है, बस समझाने वाला होना चाहिए। चलते हैं अपन आगे। विलियम प्रथम। विलियम प्रथम प्रशा के सम्राट थे। जर्मनी उस समय 39 राज्यों में बटी हुई थी। जर्मनी के ऊपर ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इंग्लैंड, हंगरी, डेनमार्क लगातार आक्रमण कर रहे थे और इनको नस्ते नाबूद करने के लिए विलियम प्रथम और बिस्मार्क का योगदान महत्वपूर्ण रहा था। इन दोनों ने उन सारे दुश्मन देशों को भगा दिया अपने राज्य से, अपने देश से। और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई थी। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। विलियम प्रथम के बारे में क्वेश्चन बहुत कम आता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी भूमिका रही थी। वही 18 जनवरी 1871 के अंदर शीश महल के अंदर इनको ताज जो है पोसी कर दी गई थी। इन्हें सम्राट घोषित कर दिया गया था। बड़े बुद्धिशाली थे, बड़े ही वीर रहे थे, ये जनता के प्रिय शासक रहे थे। जनता के जन कल्याण के कार्य इन्होंने किए थे, रोजगार के लिए कार्य किया था, सड़कों का निर्माण किया था, व्यापार को बढ़ावा दिया था, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था। इन्होंने समाज को एकता के सूत्र में बांधा था। इन्होंने स्वतंत्रता और समानता को महत्व दिया था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास किया था। कुल मिलाकर विलियम प्रथम के बारे में इससे आगे मैं आपको क्या कहूं? तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी का एकीकरण पूर्ण करने में इन सभी घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। जोल वेराइन सुल्सन, फ्रैंकफर्ट संसद, ओटो वॉन बिस्मार्क, विलियम प्रथम। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन चल रहे हैं। अब मुश्किल से अपने पास में कुछ एक ही टॉपिक रहे हैं। अब ब्रिटेन का एकीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद अपन जो है पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्र दृश्य, राष्ट्रीय कल्पना, जिसमें रूपक पढ़ेंगे। उसके बाद आपके आ जाएगा बाल्कन राष्ट्रों में राष्ट्रवाद क्यों उत्पन्न हुआ, और फिर बाद में अपना टॉपिक जो है वो समाप्त होने की कगार में आ जाएगा। अभी अपन शुरू करते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तां। ब्रिटेन को राष्ट्र राज्य घोषित किया गया था, ब्रिटेन को एक आदर्श देश घोषित किया गया था। तो ब्रिटेन को एक आदर्श देश घोषित करना, ब्रिटेन को राष्ट्र राज्य घोषित करना, क्यों ब्रिटेन का एकीकरण हुआ था? बात वही है कि जैसे जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था, वैसे ही ब्रिटेन का एकीकरण हुआ है। मैं बात करता हूं ब्रिटेन की, इंग्लैंड की। इंग्लैंड एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंदर उसके आसपास में दो आइलैंड आए हुए हैं, दो आसपास के क्षेत्र आए हुए हैं। क्या क्या नाम है उनका? उनका नाम है स्कॉटलैंड, और आयरलैंड। स्कॉटलैंड और आयरलैंड, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, 1707 और 1801, इन दोनों कालक्रम में इन दोनों ही क्षेत्रों पर ब्रिटेन ने अपना अधिकार किया, इनको अपना राज्य बना लिया। ब्रिटेन के एकीकरण में इन दोनों का योगदान महत्वपूर्ण रहा था। ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन के अंदर स्कॉटिश भाषा बोली जाती थी, आयरिश भाषा बोली जाती थी और अंग्रेजी भाषा बोली जाती थी। ब्रिटेन एक ऐसा औपनिवेशिक देश जिसने विश्व भर के अंदर अपना अधिकार किया था, विश्व भर के देशों को गुलाम बनाया था। हां, वही अंग्रेज जिन्होंने भारत के ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया था, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटेन एक ऐसा देश रहा था जिसका स्वयं का घर फूटा हुआ था और दूसरों के घरों पर कब्जे कर रहे थे। सच्चाई यह है, इनके खुद के देश के अंदर राज्य टूटे फूटे थे। स्कॉटलैंड के रहने वाले स्कॉटिश भाषा बोलते थे, आयरलैंड के रहने वाले आयरिश भाषा बोलते थे, और इंग्लैंड की वास्तविक जो लैंग्वेज थी वो अंग्रेजी रही है। तो कुल मिलाके
स्कॉटलैंड को 1707 के अंदर, आयरलैंड को 1801 के अंदर जोड़ लिया गया और इसी से ब्रिटेनी राष्ट्र बना था। याद रखना, ब्रिटेनी राष्ट्र ब्रिटेन को ही कहा जाता है, ब्रिटेनी राष्ट्र, ब्रिटेनी राष्ट्र ब्रिटेन को ही कहा जाता है। ब्रिटेन का क्षेत्र भौगोलिक रूप से विभिन्न रहा है, सांस्कृतिक रूप से भिन्न रहा है। यहाँ का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, इनका आचार विचार, इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति अलग रही है। ब्रिटेन एक ऐसा देश जहां पर धर्म ईसाई धर्म था और ईसाई धर्म दो पार्ट में बटा हुआ था। कितने भागों में? दो पार्ट में। कौन कौन से? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ब्रिटेन के दो धर्म के दो भाग बन गए, ईसाई धर्म के दो भाग बन गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। सबसे बड़ी संख्या में जो समुदाय था वो था प्रोटेस्टेंट और अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम थी वो थी कैथोलिक। ईसाई धर्म दो पार्ट में बंट गया, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संख्या इनकी ज्यादा थी, इनकी संख्या कम थी, फिर भी इन्होंने इन लोगों के ऊपर अत्याचार किया। इस वजह से यहां के लोगों ने पूरे देश के अंदर बदलाव लाने के लिए क्रांतिकारी कार्य किए। चारों तरफ जनता ने विद्रोह कर दिया, लोगों ने स्वतंत्रता, समानता के लिए, न्याय के लिए आवाज लगाई और आखिरकार ब्रिटेन के अंदर एकीकरण करना ही पड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रिटेन जिसमें अनेक सारे असमानताएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी, यहां पर जातिगत आधार पर, भाषाई आधार पर असमानताएं थी, लेकिन समस्याएं खूब सारी थी, लेकिन इन समस्याओं का निराकरण भी जरूरी था। यहां के लोगों ने, जन समूह ने ब्रिटेन के समस्त भाषाओं को, धर्मों को एक करने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया, बड़े स्तर पर आंदोलन किए और आखिरकार ब्रिटेन का एकीकरण जो है वो पूर्ण कर दिया गया। ब्रिटेन जब एक किया गया तो सोचा गया कि इनका झंडा क्या रखा जाए, तो इसके झंडे का नाम रखा गया यूनियन जैक, ब्रिटानी झंडा। याद रखना, ब्रिटानी राष्ट्र, ब्रिटानी झंडा, जिसे यूनियन जैक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन जैक, यूनियन जैक इनका झंडा रहा था। ब्रिटेन जिसका राष्ट्रगान बनाया गया, जैसे भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जैसे भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसी प्रकार से ब्रिटानी राष्ट्र का भी गान रहा था, गॉड सेव आवर नोबल किंग। याद रखना आप, गॉड सेव आवर नोबल किंग, याद रखना पड़ेगा आपको। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनको अपन को रटना होता है, इनको तो आपको क्या करना होता है, एक बार आप लिख लीजिए कॉपी के अंदर और इसको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार लिखने की कोशिश कीजिए, आपको वो टॉपिक जरूर क्लियर हो जाएगा, मेरा मानना है। जिन चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हैं उनको आप एक अलग डायरी के अंदर लिख लीजिए और बार बार जब भी आप कोर्स करते तो उन समस्याओं को बार बार रिपीट कीजिए, आपको वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। ब्रिटानी राष्ट्र का झंडा ब्रिटानी झंडा, जिसे यूनियन जैक कहा गया, ब्रिटेन का राष्ट्रगान रहा था गॉड सेव आवर नोबल किंग। ब्रिटेन के अंदर स्कॉटलैंड को 1707 के अंदर जोड़ा गया, 1801 के अंदर स्कॉटलैंड को जोड़ा गया, सॉरी स्कॉटलैंड को 1707 में, आयरलैंड को 1801 के अंदर जोड़ा गया। आयरिश भाषा, स्कॉटिश भाषा और अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया। यहाँ पर जो जाति आधार पर, भाषाई आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर जो भी विभिन्नताएं थी, जो भी असमानताएं थी, इन सभी असमानताओं को दूर किया गया। मैं समझता हूं ब्रिटेन का राष्ट्र राज्य का निर्माण आपने यहां पर पढ़ लिया होगा। नर जातीय कहा जाता था, ब्रिटानी राष्ट्र भी कहा गया,
यहां पर अपन कह सकते हैं, यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन को राष्ट्र राज्य भी कहा गया, इससे राष्ट्र राज्य निर्माण का मॉड्यूल भी कहा गया, नर जातीय जो है इसको कहा गया था। यहाँ पर अंग्रेज, स्कॉटिश, आयरिश भाषा वगैरह बोली जाती थी। यहाँ पर जो है कहां पर गया, ये रहा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नाम दिया गया जब इसके अंदर स्कॉटलैंड को जोड़ा गया। इसके अलावा 1707 के अंदर, इसके अलावा 1801 के अंदर आयरलैंड को भी इसमें बलपूर्वक जो है वो जोड़ लिया गया। यहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की संख्या अधिक थी और तो भी यहाँ पर कैथोलिकों का बोलबाला रहा था। यहाँ पर अपन ने ब्रिटानी संसद का निर्माण किया, आंग्ल संसद का निर्माण किया गया था, स्कॉटिश राज्य जो है वो जोड़ लिया गया। इसके अलावा ब्रिटानी झंडा यूनियन जैक बनाया गया। इसके अलावा यहाँ का राष्ट्रगान जो है वो गॉड सेव आवर नोबल किंग बनाया गया। कुल मिला के जो अपन ने टॉपिक इसमें पढ़े थे वो ही इसमें से टॉपिक जो है वो चुन लिए गए। यहाँ पर वो भाषाई आधार पर जो बोलचाल की भाषाएं अलग अलग थी वो चीजें, ये सारे के सारे टॉपिक अपन ने इसमें से ले लिए। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक नया परिदृश्य आ रहा है, रूपक। जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं रूपक क्या होता है। जो भी हमारे सामने दिखाई देता है वो रूपक होता है, जो हमारे सामने होता है वो रूपक होता है। तो रूपक की परिभाषा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे विचार, ऐसे अमूर्त विचार, अमूर्त विचार, ऐसे अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, समानता, ईर्ष्या, प्रेम, भाईचारा, ऐसे विचार जो अमूर्त दृश्य हो, जो व्यक्ति या प्रतीक के रूप में हो, उसे अपन रूपक के नाम से जानते हैं। आपके सामने रूपक दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बटे होते हैं। रूपक दो भागों में होते हैं, एक होता है शाब्दिक रूपक और एक होता है प्रतीकात्मक रूपक। रूपक के भाग कितने हैं? रूपक के भाग कितने हैं? पहला शाब्दिक, दूसरा प्रतीकात्मक। शाब्दिक और प्रतीकात्मक। शाब्दिक वो होते हैं जो शब्दों के रूप में होते हैं, जैसे कि आपके सामने ये हाईलाइट किया हुआ है, तो ये शाब्दिक रूपक है। और जब मैं कोई चीज को चित्र के रूप में, या कहे तो मैं जब झंडे के रूप में दिखाना शुरू कर दूं, मैं मूर्ति के रूप में दिखा दूं, तो वो आपके लिए क्या है? प्रतीकात्मक है। तो रूपक वो होते हैं जिसमें किसी के विचारों को व्यक्त किया जाए, किसी की भावनाओं को व्यक्त किया जाए। वह अमूर्त विचार जिसमें स्वतंत्रता, लालच, ईर्ष्या, प्रेम, भाईचारा झलकता हो, वो रूपक है। रूपक दो भागों में, शाब्दिक और प्रतीकात्मक। शाब्दिक वो है जो शब्दों के रूप में होते हैं, प्रतीकात्मक वो होते हैं जैसे झंडे के रूप में, मूर्ति के रूप में, स्तंभ के रूप में, चित्र के रूप में। हमारे इस लेसन के अंदर रूपक जो है वो दो प्रकार के बताए हुए हैं इस लेसन के अंदर। एक तो था मारियान और एक जर्मेनिया। आपके सामने यहां पर एक छवि नजर आ रही होगी जर्मेनिया की, जो फिलिप वेट ने बनाई थी। फिलिप वेट ने 1848 के अंदर इसकी रचना की थी। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। एक तो ये चित्रकार फिलिप वेट ने जर्मेनिया की छवि बनाई, और हम ये भी कह सकते हैं कि रूपक के अंदर जर्मेनिया और मारियान, जर्मेनिया जर्मनी का रूपक है और मारियान फ्रांस का रूपक है। जर्मनी का रूपक जर्मेनिया, फ्रांस का रूपक मारियान। बात अंतर क्या है इन दोनों के अंदर? सिमिलर कौन सी चीज है? यहां पर जो रूपक है वो नारी रूपक है, यानी कि महिला की छवि को महत्व दिया गया है। कुल मिला के यहां पर रूपक को महिला के रूप में दर्शाया गया। मारियान रूपक के अंदर फ्रांस की क्रांति के भावों को दिखाया गया, इसमें फ्रांस के तिरंगे झंडे को दिखाया गया, यहाँ के कलगी को दिखाया गया, लाल टोपी को दिखाया गया। मारियान रूपक के अंदर आपको एक नारी दिखाई देती है जिसकी आंखों पर पट्टी है। इसका मतलब ये होता है कि कानून जो है वो सबके लिए समान होता है, यहाँ पर किसी के साथ में कोई भेदभाव
नहीं होता है। मारियान रूपक के अंदर अलग अलग जगहों पर महिलाओं के डाक टिकट दिखाई देते हैं, चिन्ह दिखाई देते हैं, चित्र दिखाई देते हैं। मारियान रूपक के माध्यम से फ्रांस के राष्ट्रीय भावनाओं को उजागर किया गया, राष्ट्र के प्रतीकों को दिखाया गया। मारियान रूपक के माध्यम से समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार को दिखाया गया। मारियान रूपक, मारियान जो है वो ईसाई भाषा का शब्द है और मारियान के माध्यम से ईसाई भाषा का शब्द मारियान बना है, जिसका मूल उद्देश्य ये होता है कि महिला सशक्तिकरण को, मातृशक्ति को आगे लाना चाहिए, तभी समाज में भला हो पाएगा, राष्ट्र का कल्याण हो पाएगा, सबके साथ में न्याय हो पाएगा। तो मारियान रूपक। इसके अलावा अपन यहां पढ़ते हैं जर्मेनिया रूपक। जर्मेनिया जर्मनी का रूपक होता है। जर्मेनिया रूपक के अंदर एक नारी को दिखाया गया है, जिसमें नारी के हाथ में एक तलवार ली हुई है। वो तलवार के ऊपर लिखी हुई है जर्मन राइन, जर्मन की रक्षा करती है, यानी कि जो जर्मनी की तलवार होती है वो जर्मनी की सदैव रक्षा करती रहेगी। जर्मेनिया की रूपक के रूप में, जर्मेनिया की छवि के रूप में उनके सिर पर ताज दिखाई देता है। वो ताज बलूत की पत्तियों का होता है। यहां पर वो रानी के रूप में दिखाई गई है, शक्ति के रूप में दिखाई गई है, वीरता के रूप में दिखाई गई है। कुल मिलाकर देश की शक्ति के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया छवि को दिखाने का प्रयत्न किया गया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रूपक जो किसी के विचारों को व्यक्त करे, याद रखना, रूपक जो किसी के विचारों को अभिव्यक्त करे, किस रूप में? शाब्दिक और प्रतीकात्मक। कितने प्रकार के रूपक बताए? मारियान और जर्मेनिया। इन दोनों रूपकों के बारे में अपन को यहां पर पढ़ने को मिला। फ्रांस की क्रांति से ओतप्रोत है ये। हाँ, फ्रांस की क्रांति से ओतप्रोत है ये। यहां पर नारी का रूपक दिखाया गया, स्वतंत्रता, न्याय, गणतंत्र के विचार दिखाए गए। यहाँ पर महिला का प्रतीक के रूप में दिखाया गया, टोपी दिखाई गई, लाल टोपी दिखाई दी, टूटी हुई जंजीर दिखाई गई, आंखों पर पट्टियां दिखाई गई। यहाँ पर महिला की शक्ति को दिखाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर लाल टोपी, तिरंगा और कलगी को दिखाया गया। मारियान जो है वो ईसाई भाषा का शब्द है। यहाँ पर अपने डाक टिकटों पर भी और चिन्हों पर, सिक्कों पर भी और जगह जगह पर जो झरोखे लगे हुए थे वहां पर भी दिखाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर जर्मेनिया की छवि में बलूत की पत्तियों के वृक्ष में जर्मेनिया रानी के प्रतीक को दिखाया गया। कुल मिला के अपन ने इस रूपक को पूरा किया। नेक्स्ट कंसेप्ट, जो लास्ट कंसेप्ट है इस लेसन का, सबसे लास्ट पॉइंट है, वो है बाल्कन राष्ट्रों में राष्ट्रवाद क्यों उत्पन्न हुआ। बाल्कन राष्ट्रों में राष्ट्रवाद उत्पन्न होने का प्रमुख कारण था क्योंकि यहाँ पर स्लाव नाम की जाति रहती थी। सामने देखिए आप, यहाँ पर बाल्कन राष्ट्रों के अंदर राष्ट्रवाद उत्पन्न होने का प्रमुख कारण यह रहा था कि यहाँ पर स्लाव जनजाति रहती थी और स्लाव जनजाति किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती थी। यहाँ पर अल्बानिया, मैसिडोनिया, हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, यूनान, ग्रीस, इन सारे देशों के रूप में अपन यहाँ देखते हैं। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, सारे देश आए हुए हैं। ये सारे के सारे यूरोप और एशिया के बीच के भाग में बटे हुए हैं और इन देशों के अंदर स्लाव जनजाति रहती थी जो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती थी। ये लोग जातीय आधार पर अलग थे, भाषाई आधार पर अलग थे, क्षेत्रीय आधार पर अलग थे, इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां अलग रही थी और ये किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे। लेकिन उस समय यूरोप के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये सारे लोग जो है इन क्षेत्रों पर अधिकार चाहते थे। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ये लगातार इन राज्यों के ऊपर अधिकार करना चाहते थे क्योंकि यहाँ से खनिज प्राप्त कर ले। वो यहाँ पर उद्योग स्थापित करना चाहते थे, वो यहाँ के वनों को काटना चाहते थे, वो यहाँ पर व्यापार स्थापित करना चाहते थे। कुल मिला के ये जो देश नाम बोल रहे हैं अपन, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, ये सारे के सारे, मोंटेनिग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, ये सारे के सारे देश जो है वो परिवर्तन के खिलाफ थे। ये कहते थे प्रकृति को बचाए रखो, हम किसी प्रकार का चेंजेस नहीं चाहते हैं, हम हमारे राज्य को जैसा है वैसा ही चलाना चाहते हैं। कुल मिला के इन्होंने परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई और इसी वजह से कहते हैं कि ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में और बाल्कन राष्ट्रों के बीच में युद्ध हुए और इसी युद्ध के वजह से इनके मन में राष्ट्रवादी भाव जो है वो जागृत हो गए थे। आपके सामने अभी नजर आ रहा है, यहाँ पर अपन ने इन राज्यों के नाम बता दिए, भौगोलिक जाति आधार पर भिन्न रहे थे। बाल्कन क्षेत्र इनको कहा जाता है, इसलिए राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। ओटोमन साम्राज्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर जो बाहरी देश थे, ये यहाँ स्लाव जाति के लोग यहाँ पर रहते। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के लोग जो है यहाँ पर अधिकार करना चाहते थे, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना चाहते थे।
मशीनीकरण को बढ़ावा देना चाहते थे, उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे, नौ संचालन करना चाहते थे, मशीनीकरण शहरीकरण को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने विरोध किया। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड यहाँ पर अधिकार करना चाहते, लेकिन इन्होंने प्रकृति को ही महत्व दिया, इन्होंने परंपरा को ही महत्व दिया। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, बाल्कन राष्ट्रों के अंदर राष्ट्रवाद उत्पन्न होने का प्रमुख कारण यही रहा था। अब मेरे भाई, मेरे सच्चे मित्र, मेरे अजीज विषय के ज्ञाता, केमिस्ट्री के विद्वान प्रकाश जी चौयल आपके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा, हमारे जो टेक्निकल डिफॉल्टर हैं वो आपको सूचित कर देंगे किसकी क्लास जो है वो लग जाएगी। और अभी मैं फिलहाल इस चैप्टर के क्लोज की तरफ जा रहा हूं। मैंने जो भी आपको इस लेसन के अंदर समझाया, कोशिश की थी सभी समझाऊं। आपको अगर कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके बने रहिए गुरुन ऑनलाइन क्लास में। जय हिंद, जय भारत।